हेलो फ्रेंड्स, डी टॉलेंशन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा। सीपीसी का जो हमारा फर्स्ट डिवीजन चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारा इसका ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 जो हमारे लेक्चर्स का है, और जो पार्ट 11 वो हमारे सीपीसी का है। सबसे पहले हमने ऑर्डर्स करे थे, ऑर्डर्स के बाद पार्ट्स को स्टार्ट किया था। जब हमने पार्ट्स स्टार्ट किए थे सबसे पहले हमने प्रिलिमिनरी पार्ट और पार्ट 1 किया था, फिर आगे के पार्ट किए थे 10 तक, और आज जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट 11। पार्ट 11 क्या बोल रहा है हमें? ये कह रहा है हमको प्रकीर्णन के बारे में। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन होता है हमारा मिसकेलियस प्रोविजंस। मोस्टली क्या होता है, जो मिसकेलियस प्रोविजंस होते हैं वो हमारे किसी भी एक्ट के लास्ट वाले पार्ट में दिए हुए होते हैं। तो जो पार्ट 11 है, मिसकेलियस के बारे में बता रहा है, प्रकीर्णन के बारे में बता रहा है, वो हमें कौन से सेक्शंस में बता रहा है? सेक्शंस बता रहा है 132 से लेके 158 तक। 132 से 158 हमारे प्रकीर्णन यानी मिसकेलिनियस प्रोविजंस के बारे में बताता है। सबसे पहला जो सेक्शन इसके अंदर आता है वो आता है हमारा सेक्शन 132। 132 कहता है हमारा कुछ स्त्रियों को स्वयं उपसंजति से छूट, एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस क्या होती है? मतलब वो व्यक्ति खुद आके उपस्थित हो, तो स्वयं उपसंजति यानी स्वयं उपस्थित होकर उसको क्या होता है? छूट मिलती है। कौन से सेक्शन में दे रखा है हमको? 132 में। 132 में दे रखा है। और जब हमने सेक्शन 56 पढ़ा था तब भी हमने देखा था, क्या देखा था कि हमको इसको किससे कनेक्ट करना था? सेक्शन 56 को 132 से। तो जब हम 132 पे आए हैं तो हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे? सेक्शन 56 से। इसमें जो स्त्रियां आती है वो कौन सी स्त्रियां आती है? इसमें स्त्री जो आती है वो कौन सी स्त्री है? जो कि रूढ़ियों रीतियों के कारण जो स्त्रियां क्या नहीं आ सकती, सामने नहीं आ सकती, तो उन्हें छूट दी गई है। तो इसका जो सेक्शन है वो ये से बोलता है कि जो स्त्रियां देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, उन्हें न्यायालय में स्वयं उपसंजति से छूट होगी। वुमेन्स जो कस्टम्स के अकॉर्डिंग होती है उन्हें स्वयं उपसंजति से छूट दी जाएगी। इसका जो पैरा सेकंड है वो बोलता है हमको कि इस सेक्शन की कोई भी बात किसी भी ऐसे मामले में जिसमें स्त्री की गिरफ्तारी इस संहिता द्वारा निषिद्ध नहीं है, निषिद्ध यानी रोकी नहीं गई है, तो क्या होगा? सिविल आदेशिका के निष्पादन में किसी स्त्री को गिरफ्तारी से छूट देने वाली नहीं समझी जाएगी। अगर रोका तो वो छूट देने वाली नहीं समझी जाएगी। पर इसका जो सबसे बड़ी हेडिंग है इस सेक्शन की वो क्या बोल रही है कि कुछ स्त्रियों को स्वयं उपसंजति से छूट दी गई है। फिर आता है हमारा इसका नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है इसका 11 सेक्शन 113। सेक्शन 133 बाय मिस्टेक 113 निकल गया, लेकिन यहाँ पे 113 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 133। 133 क्या बोल रहा है हमको? हमको बोल रहा है ये कि अन्य व्यक्तियों को छूट, एग्जेम्पशन ऑफ अदर पर्सन। अदर पर्सन कौन कौन से होते हैं? न्यायालय में स्वयं उपसंजति से छूट पाने के हकदार होंगे। स्वयं उपसंजति यानी खुद उपस्थित होने से इनको छूट मिली होगी। कौन कौन से व्यक्ति होंगे ये जो व्यक्ति होंगे वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हमारा आता है इसमें राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, फिर उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा का अध्यक्ष, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, और फिर संघ के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। फिर इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, स्टेट्स के राज्यपाल, विधानसभाओं के अध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति, राज्यों के मंत्री, और हाई कोर्ट के जजेस। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या बोलता है? वे व्यक्ति जिन्हें धारा 87 बी लागू होती है, जिन पर 87 बी लागू होती है उनको भी स्वयं उपसंजति से छूट मिलेगी। ठीक है। और 87 बी में हमको क्या दे रखा था? 87 बी में हमको दे रखा था भूतपूर्व भारतीय राज्य के शासक। ये हमको 87 बी में दे रखा था। फिर आता है हमारा सेक्शन 134। 134 क्या बोल रहा है हमको? ये बोल रहा है कि डिक्री के निष्पादन में, एग्जीक्यूशन में की जाने से अन्यथा गिरफ्तारी,
जहाँ पे सेक्शन 55, 57, 59 के प्रोविजन इस संहिता के अधीन गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे। तो जो हमारा सेक्शन 55 था वो हमें किससे रिलेटेड प्रोविजन बता रहा था? अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजन बता रहा था। ठीक है। सेक्शन 57 हमें जीवन निर्वाह भत्ते के बारे में बता रहा था। और जो सेक्शन 59 था वो क्या बोल रहा था? बीमारी के आधार पर या रुग्णता के आधार पर किसी व्यक्ति को छोड़ा जाना। ये हमें कौन सा सेक्शन बता रहा था? 59। तो जब हम सेक्शन 134 पढ़ेंगे तो उसको किससे कनेक्ट करेंगे? सेक्शन 55, 57, 59, इन सबको अगर हम कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो हमें लर्न करने में आसानी होगी। फिर आता है हमारा सेक्शन 135। 135 हमको बोल रहा है सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट। क्या बोल रहा है ये सेक्शन 135? ये हमको बोल रहा है एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस। तो इसमें क्या आता है इस सेक्शन में? इस सेक्शन में हमको बताया गया है कि कोई भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य न्यायिक अधिकारी जो उस समय सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। कब गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा? जब वह अपने न्यायालय को जा रहा हो, उसमें पीठासीन हो या वो वहां से लौट रहा हो। यानी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य कोई न्यायिक अधिकारी जो क्या कर रहा हो, या तो न्यायालय में जा रहा हो या न्यायालय से आ रहा हो, तो वो क्या करेगा? या फिर वहां पे पीठासीन हो तो उसको क्या नहीं किया जाएगा? गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 135 क, यानी 135 ए, विधायी निकायों के सदस्य को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किए जाने और निरोध किए जाने से छूट। Exemption of members of legislative bodies from arrest and detention under civil process। कौन सा सेक्शन बोल रहा है हमको ये हमको बोल रहा है 135 ए। फिर आता है हमारा सेक्शन 136। 136 हमें बोल रहा है जहां गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति या कुर्क की जाने वाली संपत्ति जिले से बाहर है, वहां पर इसका प्रोसेस या प्रक्रिया, प्रोसीजर where person to be arrested or property to be attached is outside district। तो ये कस में बताया गया हमको? 136 में बताया गया था। तो अगर हम इसके एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं तो हमको ये बोलता है कि जहां यह आवेदन किया जाता है इस संहिता के किसी ऐसे उपबंध के अधीन जो डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित रही है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए या कोई संपत्ति कुर्क की जाए और जिस न्यायालय में ऐसा आवेदन किया जाए उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से बाहर ऐसा व्यक्ति निवास करता है या उसकी ऐसी प्रॉपर्टी स्थित है, वहां न्यायालय स्वयं विवेकानुसार क्या करेगा? गिरफ्तारी का वारंट निकाल सकेगा या कुर्की का आदेश कर सकेगा। और जिले के उस न्यायालय को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा व्यक्ति निवास करता है या ऐसी संपत्ति स्थित है, वारंट या आदेश की एक प्रति गिरफ्तारी या कुर्की के खर्चों को अधिसंभाव्य रकम के सहित भेज सकेगा। अगर इसका जो बेसिकली देखा जाए ना इस सेक्शन में, तो उसमें गिरफ्तारी का वारंट निकाल सकेगा और उसके जो खर्चे वर्चे से रिलेटेड ना बेसिकली इस सेक्शन में वही बात बताई गई है। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम और बढ़ के हम जाएंगे सेक्शन 137 पर। 137 क्या बोल रहा है हमको? अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा, लैंग्वेज ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो क्या बोल रहा है? सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की भाषा कौन सी होगी? तो वह भाषा जो इस संहिता के प्रारंभ पर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय की भाषा है, उस अधीनस्थ न्यायालय की भाषा तब तक बनी रहेगी जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश ना दे। तो हाईकोर्ट तो डिसाइड करेगी, पर राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जो हाईकोर्ट की भाषा होगी वो वही होगी जो राज्य सरकार घोषणा द्वारा घोषित करे। और अगर कोई चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो भी कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और अगर किसी उसकी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी तो भी उसके थर्ड पार्ट जो दे रखा है ना, इसका थर्ड पॉइंट दे रखा है, वो इसमें इसके ट्रांसलेट करने के प्रोविजन से रिलेटेड बता रखा है। फिर आता है हमारा सेक्शन 138। 138 हमको बोलता है साक्ष्य के अंग्रेजी में अभिलेखित किए जाने की अपेक्षा करने की शक्ति किसकी? हाईकोर्ट की। तो पावर ऑफ हाई कोर्ट टू रिक्वायर एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन इंग्लिश। तो जो ये सेक्शन है ये हमको इसे बता रहा है कि उच्च न्यायालय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऑफिशियल गजट में कोई नोटिस जारी करके ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट या उसमें दिए हुए वर्णन वाले किसी न्यायाधीश के बारे में निर्देश दे सकेगा कि उन मामलों में जिनमें अपील अनुज्ञात है, साक्ष्य अंग्रेजी भाषा में और विहित रीति से
उसके द्वारा लिखा जाएगा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज और जो प्रोसेस दिया गया, विहित रीति जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 139। 139 कहता है शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी। शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी। ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये जो 139 है वो बोल रहा है ओथ ऑन एफिडेविट बाय होम टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड, किसके द्वारा दिया जाएगा। तो कोई भी दे सकता है इसको, इसको दे सकता है कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट, नोटेरी। नोटेरी किसके अंदर रजिस्टर्ड होता है, नोटेरी अधिनियम 1952 के अंदर नियुक्त जो नोटेरी होता है वो इसमें क्या कर सकता है, शपथ दिला सकता है। अन्य कोई अधिकारी हो जो हाईकोर्ट के द्वारा क्या किया गया हो, सशक्त किया गया हो। और अन्य न्यायालय का अधिकारी जिसे राज्य सरकार के द्वारा सशक्त किया गया हो। हाईकोर्ट के द्वारा सशक्त अधिकारी या फिर राज्य सरकार के द्वारा सशक्त अधिकारी 139 के अंतर्गत शपथ यानी ओथ देने के लिए प्राधिकृत होगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 140। 140 क्या बोलता है हमको, उदाहरण आदि के मामलों में असेसर, असेसर नियुक्त करने के का जो प्रोविजन है वो कहाँ पे दिया गया है, 140 में। असेसर्स इन कॉज ऑफ सैल्वेज, सैल्वेज क्या होता है, उदाहरण। उदाहरण का मतलब किसी चीज को नष्ट होने से बचाने के लिए न्यायालय क्या कर सकती है, दो असेसर नियुक्त कर सकती है। दो असेसर नियुक्त करेगी और जिनकी फीस होगी वो क्या होगा, पक्षकारों के द्वारा दी जाएगी। और कितनी फीस दी जाएगी, उतनी फीस दी जाएगी जो न्यायालय विनिर्दिष्ट करे। तो क्या करेगा न्यायालय, दो सक्षम असेसरों को यदि ठीक समझे सम्मन कर सकेगा और ऐसे मामले के पक्षकारों में से किसी के निवेदन पर सम्मन कराएगा। तदनुसार ऐसे असेसर हाजिर होंगे और सहायता कर सकेंगे। हर ऐसा असेसर अपनी हाजिरी के लिए ऐसी फीस पाएगा जो पक्षकारों में से ऐसे पक्षकार द्वारा संदत की जाएगी जो न्यायालय निर्दिष्ट करे या जो विहित किए जाए। मतलब कौन सा असेसर देगा, कौन सा पक्षकार फीस देगा, ये असेसर तय करेगा और किसके अकॉर्डिंग, न्यायालय के अकॉर्डिंग तय करेगा कि उसको कितनी फीस दी जाएगी। ठीक है। फिर आता है हमारा सेक्शन 141। 141 बोलता है हमको प्रकीर्णन कार्यवाहियां, प्रकीर्णन कार्रवाई मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स। मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स कहाँ पे दी गई है, 141। और जो हमारा पार्ट 11 है वो क्या बोलता है, प्रकीर्णन के बारे में, मिसलेनियस के बारे में। तो सीपीसी के कार्यवाहियां वहां तक अनुसरण की जा सकेंगी जहां तक वे लागू है। कार्यवाहियां कौन सी कार्यवाही आएंगी इसमें, ऑर्डर 9 के अंदर जो कार्यवाहियां दे रखी है वो सेक्शन 141 के अंदर आएगी। ठीक है। फिर आता है हमारा सेक्शन 142। 142 कहता है हमको आदेशों और सूचनाओं का लिखित में होना। कैसे होंगे आदेश और सूचनाएं, लिखित में होंगी वे सभी आदेश और सूचनाएं जिनकी तामीली संहिता के अधीन किसी व्यक्ति पर की जाए या जो उसे दी जाए लिखित रूप में होगी। ऑर्डर्स एंड नोटिस टू बी इन राइटिंग। फिर आता है हमारा 143। 143 क्या बोलता है हमको, डाक महसूल। डाक महसूल क्या होती है, पोस्टेज। पोस्टेज से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो हमको 143 के अंतर्गत दिए गए हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन 144। 144 कहता है हमारा प्रत्यय स्थापन के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे कभी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको इसको अपने तरीके से गो थ्रू करना चाहिए। फिर आता है हमारा सेक्शन 145। 145 हमको बोलता है प्रतिभू के दायित्व का प्रवर्तन, प्रतिभू के दायित्व का प्रवर्तन, एनफोर्समेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी। फिर आता है हमारा 146। 146 कहता है प्रतिनिधियों द्वारा या उनके विरुद्ध कार्यवाहियां, प्रतिनिधियों द्वारा या उनके विरुद्ध कार्यवाहियां, प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर आता है हमारा सेक्शन 147। 147 हमको क्या बोल रहा है, निर्योग्यता के अधीन व्यक्तियों द्वारा सहमति या करार, उन सभी वादों में जिनमें निर्योग्यता के अधीन कोई व्यक्ति पक्षकार है, किसी भी कार्रवाई के संबंध में कोई भी सहमति या करार यदि वह उसके वाद मित्र या वादार संरक्षक द्वारा न्यायालय की अभिव्यक्ति इजाजत से दी जाए तो वह ऐसा ही बल या प्रभाव रखेगा मानो कि ऐसा व्यक्ति किसी निर्योग्यता के अधीन नहीं था और उसने ऐसी सहमति दी थी या ऐसा करार किया गया था। यानी वाद मित्र और वादार संरक्षक के द्वारा कोई केस किया जाता है तो न्यायालय अभिव्यक्ति इजाजत मानेगा और वो ऐसा मानेगा कि ऐसी कोई निर्योग्यता
थी ही नहीं। फिर आता है हमारा सेक्शन 148। 148 हमको बोलता है समय का बढ़ाया जाना। समय का बढ़ाया जाना, एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। ये किसकी पावर है? कोर्ट की। जहां न्यायालय ने इस संहिता द्वारा विहित या अनुज्ञात कोई कार्य करने के लिए कोई अवधि नियत या अनुदत्त की गई है, वहां न्यायालय ऐसी अवधि को स्व विवेकानुसार अपनी विवेक से क्या कर सकेगा? समय समय पर बढ़ा सकेगा, जो कुल मिलाकर कितनी नहीं होगी? 30 दिन से अधिक नहीं होगी। समय का बढ़ाया जाना क्या है? कोर्ट की पावर है। और कितने दिन से अधिक नहीं बढ़ा सकता? 30 दिन से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। फिर आता है हमारा सेक्शन 148 ए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्री में भी आता है, मेन में भी आता है, और हमारे जो एलएलबी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स वगैरह में आ सकता है ये, तो इसको अच्छे से करना है। सबसे पहले आता है हमारा केवियट दायर करने का अधिकार। केवियट दायर करने का अधिकार कौन से सेक्शन में दे रखा है? 148 ए। तो 148 ए में क्या कर रखा है? केवियट को कहीं डिफाइन नहीं कर रखा है, यहाँ तो उसका प्रोसेस बताया गया है। जो केवियट होता है उसका मतलब क्या होता है? बी अवेयर। अवेयर करने से रिलेटेड सेक्शन है। बी अवेयर एक लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग है ये। यहाँ पे क्या कर रखा है? डेफिनेशन तो नहीं दे रखी है, नो डेफिनेशन हियर, बट क्या कर रखा है? यहाँ पे केवियट का प्रोसीजर बता रखा है। केवियट दायर करने के बाद कितने दिन तक प्रवर्त रहेगा? कितने दिन तक लागू रहेगा? ये 90 दिन तक। ये वाला 90 दिन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछे जाते हैं। तो क्या होता है कैविएट? कैविएट में क्या होता है? एक सूचना जो एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को दी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि कोर्ट एप्लीकेंट को बिना नोटिस भेजे दूसरी पार्टी को रिलीफ ना दे या कोई एक्शन ना ले। ये एक तरह का क्या होता है? बचाव होता है, जो क्या करती है? दूसरी पार्टी लेती है। तो ये हो गया हमारा केविएट। केविएट पे शॉर्ट नोट्स वगैरह आ जाते हैं एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। फिर आता है हमारा सेक्शन 149। 149 हमको बोलता है न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति। पावर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस। जहां न्यायालय फीस से संबंधित किसी विधि द्वारा किसी दस्तावेज के लिए विहित पूरी फीस या उसका कोई भाग संदत नहीं करता, करना यानी देता नहीं है, तो वहां जिस व्यक्ति द्वारा ऐसी फीस संदेह यानी जिसके द्वारा ऐसी फीस दी जानी है, उसे न्यायालय किसी भी प्रक्रम में क्या कर सकता है? स्व विवेकानुसार दे सकता है कि वे यथास्थिति ऐसी पूरी न्यायालय फीस या उसका विभाग दे। और ऐसा देने से पहले क्या करेगा? उस दस्तावेज का जिसके लिए वह फीस दे रहा है वही पल और प्रभाव होगा मानो ऐसी फीस पहली बार में ही दी गई है। ये अगर हम एक्ट की लैंग्वेज देखें तो उसके अकॉर्डिंग है। तो 149 हमको जस्ट ये बताता है कि न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति। फिर आता है हमारा 150। 150 कहता है हमको कारोबार का अंतरण। कारोबार का अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। क्या बोल रहा है? जहां किसी न्यायालय के द्वारा कारोबार किसी अन्य न्यायालय को अंतरित कर दिया गया है, वहां जिस न्यायालय को कारोबार इस प्रकार अंतरित किया गया है उसकी वे ही शक्तियां होगी। वह उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस न्यायालय को उस पर संहिता द्वारा या इसके अधीन क्रमशः प्रदत्त और अधिरोपित थे, जिसे कारोबार इस प्रकार अंतरित किया गया था। मतलब जिसको अंतरित किया गया है ना कारोबार, उसकी वही शक्तियां होगी, मानो उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा, मानो कि वह फर्स्ट कोर्ट हो। ठीक है। फिर आती है हमारा 151। ये मोस्टली प्री में क्वेश्चन आता है कि न्यायालय के अंतर्निहित शक्तियों से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, तो हमको जस्ट 151 पे क्लिक करना होता है। तो न्यायालय के अंतर्निहित शक्तियां 151। फिर आता है सेक्शन 152। 152 बोलता है निर्णयों, डिक्रियों, आदेशों का संशोधन। संशोधन से रिलेटेड कौन सा सेक्शन हो गया? 152। न्यायालय कैसे करेगा संशोधन? न्यायालय द्वारा स्वयं प्रेरणा से या पक्षकारों के आवेदन पर। 152 क्या बोल रहा है? निर्णयों, डिक्रियों, आदेशों का संशोधन। निर्णयों, डिक्री, आदेशों में की लेखन या गणित संबंधी भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा या तो स्वयं प्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी। फिर आता है हमारा सेक्शन 153। 153 हमें क्या बोल रहा है? 153 हमें बोल रहा है, एक बार हम पेन ले लें यहाँ से, मार्क करने के लिए पेन तो लेना ही पड़ेगा। एक मिनट, ब्लैक पेन ले लेते हैं। ठीक है।
फिर आता है सेक्शन 153। 153 हमको बोलता है संशोधन करने की साधारण शक्ति। जनरल पावर कहाँ पे दे रखी है? 153 में दे रखी है। न्यायालय द्वारा किसी भी समय वाद की कार्यवाही में किसी भी त्रुटि या गलती का संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकेगा। गलती का संशोधन क्या करेगा? किया जा सकेगा। न्यायालय किसी भी समय और खर्चे संबंधी ऐसी शर्तों पर या अन्यथा जो ठीक समझे बाकी किसी भी कार्यवाही में किसी भी त्रुटि या गलती को संशोधित कर सकेगा, और ऐसी कार्यवाही द्वारा उठाए गए या उस पर अविलंबित वास्तविक प्रश्न या विवादक के अवधारण के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक संशोधन इसके द्वारा किए जा सकेंगे। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। फिर आता है हमारा सेक्शन 153A। 153A हमको बोल रहा है जहां अपील संक्षिप्त है खारिज की जाती है वहां डिक्री या आदेश का संशोधन करने की शक्ति। 153A क्या बोल रहा है हमको? पावर टू अमेंड डिक्री और ऑर्डर वेयर अपील इज समरली डिसमिस्ड। किसके अकॉर्डिंग होगी? अपील कोर्ट के अकॉर्डिंग होगी। ऑर्डर 41 रूल 11 के अकॉर्डिंग ऐसा किया जा सकता है कि संक्षिप्त खारिज हो रही हो तो वो 153A में आ जाएगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 53B। सेक्शन 53B बोलता है विचारण के स्थान का खुला न्यायालय समझा जाना। वह स्थान जहाँ किसी बात के विचारण के लिए वो सिविल न्यायालय लगता है तो ऐसा न्यायालय कैसा माना जाएगा? खुला न्यायालय समझा जाएगा। और इसमें जनरली क्या होगा? जनता की वहां तक पहुंच होगी जहां तक जनता इसमें सुविधा पूर्वक आ सके। तो 153 भी इम्पोर्टेंट होता है, हमारे प्री के क्वेश्चंस में आता है कि विचारण का स्थान कैसा माना जाएगा? तो खुला न्यायालय माना जाएगा। फिर हमारे तीन सेक्शंस आते हैं 154, 155 और 156। वो क्या हो चुके हैं? निरसित हो चुके हैं, रिपील्ड हो चुके हैं। फिर आता है 157। 157 हमको बोलता है निश्चित अधिनियमितों के अधीन आदेशों का चालू रहना। कंटिन्यूअस ऑफ ऑर्डर्स अंडर रिपील्ड अनेचमेंट्स। फिर आता है लास्ट हमारा 158। 158 बोलता है सिविल प्रक्रिया संहिता और अन्य निश्चित अधिनियमों के प्रति निर्देश। ये कौन सा सेक्शन बोल रहा है हमको? ये हमको बोल रहा है 158 रेफरेंस टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड अदर रिपील्ड अटैचमेंट्स। तो यहाँ तक हो गए हमारे सारे सेक्शन। सबसे पहले हमने ऑर्डर्स का पार्ट देखा था, फिर हमने सेक्शंस को देखा है। सेक्शंस को हमने एक एक पार्ट के ओपन करके एक तरीके से हमने हर पार्ट को ओपन किया है। जैसे प्रिलिमिनरी पार्ट था, फिर इस पार्ट को ओपन किया, फिर हम पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10 और आज जो हमारा पार्ट है 11। 11 हमारा लास्ट पार्ट है। तो हमने शॉर्ट टाइम में अलग अलग वीडियोस के थ्रू हमारा जो सीपीसी का फास्ट रिवीजन है वो हमने कंप्लीट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे संग बने रहिए। आगे हम किसी एक नए एक्ट के संग आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।